ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक्स लिंक डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था और जिसके अंदर हम लोगों ने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात की थी। तो उसमें ध्यान रखना, हीमोफीलिया सी जो होता है वो एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, उसको आप लोग एक्स लिंक इनहेरिटेंस मत कर देना। फिर मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखे हैं, ठीक है। तो आप या तो चाहो तो वीडियो अभी पॉज कर दीजिए और फिर फटाफट इन क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक नॉर्मल मैन है, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है हीमोफीलिया। और अगर मैं पहले हीमोफीलिया की बात करूं तो हीमोफीलिया आप लोगों ने पढ़ा था, एक एक्स लिंक तो है बट कैसा डिसऑर्डर है? एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है ये, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर ये बोल रहा है कि आदमी जो है वो कैसा है? नॉर्मल है। तो आदमी को नॉर्मल लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा हमारा नॉर्मल मैन। फिर आगे लिखा हुआ है कि मैरिज विद अ कैरियर वुमन। तो कैरियर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ये कैसी होगी? फीमेल ऐसी होगी। तो ये फीमेल नॉर्मल तो है बट कैसी होगी? कैरियर होगी। अब इनकी जब शादी होती है तो इनके जब बच्चे होंगे तो उनमें क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो देखो, इसमें गैमेट्स क्या बनेगा? इसके अंदर स्पर्म दो तरह के बनेंगे, एक बनेगा एक्स और एक बनेगा वाई। यहां से भी एक दो तरह के बनेंगे, एक जिसके पास डिफेक्ट वाला एक्स क्रोमोसोम होगा और एक जिसके पास नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम होगा। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा है? ये मैंने लिखा है स्पर्म और ये मैंने क्या लिखा है? एग लिखा है। अब जब इनका फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने पर क्या बनेगा? ये कंडीशन आएगी, एक ये कंडीशन होगी, ये वाला कंडीशन आएगा और ये वाला कंडीशन आएगा। तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया है? अब आपको है ना, आपने ये देखा है कि ये वाली डॉटर कैसी होगी? नॉर्मल होगी बट ये कैरियर होगी। ये डॉटर एब्सोल्युटली नॉर्मल होगी। ये वाला जो सन होगा वो अफेक्टेड सन होगा और ये वाला सन क्या होगा? नॉर्मल होगा, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अफेक्टेड डॉटर वुड बी। तो अफेक्टेड डॉटर कितनी है? अफेक्टेड तो यहाँ पे एक भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0%। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0%। क्लियर हो गया? एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं चेंज करके बोथ द सन कर देती हूँ। बोथ द सन्स वुड बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, अ नॉर्मल मैन मैरिज विद अ कैरियर वुमन ऑफ हीमोफीलिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेक्टेड बोथ द सन्स वुड बी। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व? तो अगेन ये सेम टू सेम क्रॉस हम वापस लिखने वाले हैं। कैसे? ये जो मैन होगा ये कैसा होगा? नॉर्मल होगा। फीमेल भी कैसी है? नॉर्मल है बट वो कैरियर है। अब ये क्या होगा? इनका जब क्रॉस होगा तो अगेन वही सेम पॉसिबिलिटी बनेगी। यहाँ पे एग दो तरह के बनेंगे और स्पर्म भी दो तरह के बनेंगे, एक जिसके पास वाई एक्स क्रोमोसोम होगा और एक जिसके पास वाई क्रोमोसोम होगा। अब ये मैंने बाहर क्या लिखा है? इसको हम बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं इसको? पुन्नेट स्क्वायर। और पुन्नेट स्क्वायर के बाहर लिखा जाता है गैमेट्स और अंदर लिखा जाता है जाइगोट। जाइगोट मतलब ऑफस्प्रिंग। ये कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी। ये वाला कैसा होगा? ऐसा होगा। ये कंडीशन कैसा होगा? एक्स वाई होगा और ये वाला कैसा होगा? एक्स वाई होगा। अगेन ये दोनों डॉटर नॉर्मल है बट ये वाली कैरियर है। ये वाला सन अफेक्टेड है और ये वाला सन क्या है? नॉर्मल है। अब बच्चों से जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो यहाँ पे बच्चों का आंसर आता है 25%। 25% कहने का मतलब ये चारों में से जो ये वाला सन है ना वो कैसा होगा? अफेक्टेड। पर क्या मुझे एक चीज बताओ बेटा, आपसे पूछा गया है सन के बारे में, तो क्या मुझे बताओ ये सन है क्या? ये बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर दे। बेटा जब आपको सन के बारे में बोला गया है तो ये सन होते हैं ना। तो जब आपको पूछे कि डॉटर तो आप सिर्फ डॉटर को देखोगे, जब आपको पूछे सन तो आप सिर्फ सन को देखोगे। क्या बोला मैंने?
जब आपको पूछेगी मेल तो सिर्फ आप मेल को देखोगे, जब आपको पूछे फीमेल तो आप सिर्फ फीमेल को देखोगे। तो इसके अंदर इन चारों में से आपको इस सन का परसेंटेज नहीं फाइंड आउट करना है। जो सन है उस सन में से अफेक्टेड कितने होंगे, तो ये क्या है 50% सन अफेक्टेड होंगे और 50% सन यहाँ पे कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। क्योंकि जब आपको बोला गया सन तो आप सिर्फ और सिर्फ इनके सन को देखोगे, जब आपको बोले डॉटर तो आप सिर्फ डॉटर को देखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 50%। यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0%। आगे चले, पर ये आंसर हमारा हो गया गलत। पूछो क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा था बोथ द सन। क्या पूछा है, बोथ द सन। तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें एक के अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इसमें एक की अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी 50% है ना, मीन्स 1/2 है। तो बताओ अगर इनके 2 सन होते हैं तो दूसरे वाले सन की अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, वो भी 1/2। तो इनके मान लो कि 2 लड़के होते हैं और दोनों के अफेक्टेड होने के चांसेस कितने होंगे, तो 1/2 और दूसरे का भी 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आएगा 1/4 एंड 1/4 मतलब आंसर हमारा होगा यहाँ पे 25%। ठीक है, अगर आपको पूछे कि 3 लड़कों की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो पहले की 1/2, दूसरे की भी 1/2, तीसरे की भी 1/2। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1/8। आपको पूछे कि 4 लड़कों की हीमोफिलिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो आप 1/2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर लेना। 1/2 1/2, एक की भी 1/2 होगी, दूसरे की भी 1/2 होगी, तीसरे की भी 1/2 होगी, चौथे की भी 1/2 होगी। पॉसिबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, ये प्रोबेबिलिटी सेम ही तो रहेगी ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी क्वेश्चन और आगे सॉल्व करवाती जाऊंगी और चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक नॉर्मल कपल है, तो इन कपल के दोनों के जो पापा है देयर फादर वर हीमोफिलिक। दोनों के पापा कैसे थे, हीमोफिलिक थे। विल प्रोड्यूस अफेक्टेड सन इन व्हाट परसेंटेज। ठीक है, आप लोग वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर सकते हो। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि कपल नॉर्मल है, तो नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा होगा, ये भी नॉर्मल मेल है और ये वाली क्या है, ये फीमेल भी कैसी है, नॉर्मल है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कि इन दोनों के जो पापा थे वो हीमोफिलिक थे। तो मुझे एक चीज बताओ, इसके फादर कैसे, वो हीमोफिलिक है और इसके फादर भी कैसे हैं, हीमोफिलिक है। पता है इससे वो आपको क्या कहना चाहता है, इससे ये कहना चाहता है कि ये जो फीमेल है ना ये कैरियर है। ऐसा क्यों, क्योंकि पापा का एक्स कभी सन के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, बट पापा का एक्स कहां पे जाएगा, एक एक्स डॉटर के पास जाएगा। तो ये वाली जो फीमेल होती है नॉर्मल तो होगी, बट इसके पापा अगर हीमोफिलिक है तो ये फीमेल कैसी हो जाएगी, कैरियर हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों की शादी होती है, तो बताओ अब इनके बच्चे कैसे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे स्पर्म कितनी तरह की बनेंगी, 2 तरह की, एक्स और वाई। यहां से क्या बनेगा, एक्स डॉट और ये बनेगा एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स डॉट एक्स, यहाँ पे होगा एक्स एक्स, ये हो जाएगा एक्स डॉट वाई और ये हो जाएगा एक्स वाई। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपको बोले सन तो आप सिर्फ सन को देखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए ऑफस्प्रिंग, अगर ऑफस्प्रिंग दिया जाए बेटा तो आप टोटल में से इसको काउंट करोगे तो फिर वो 1/4 होगा कि 4 ऑफस्प्रिंग में से एक कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। पॉइंट समझ आ रहा है। बट आपको पूछा गया है क्या, सन के बारे में, तो जब सन बोला है तो सिर्फ सन को देखेंगे हम। चलो देखो, तो इसमें से कितना अफेक्टेड होगा, ये दिया हुआ है 1/2, हाफ अफेक्टेड होंगे ना, हाफ ऑफ सन इसमें क्या होंगे, अफेक्टेड होंगी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, ये आ जाएगी कितनी, 50%। कोई प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। इन क्वेश्चन को और चलो प्रैक्टिस करते हैं आगे। इसको नोट डाउन करो आप लोग। चलो, तो आप लोग ये काम करो, वीडियो पोस्ट करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन में बता देती हूँ। अ नॉर्मल कपल हैड अ हेमोफिलिक चाइल्ड
एंड फादर डाइड, देन हीमोफिलिक सन कर दीजिए इसको, हीमोफिलिक सन, और उसके पापा की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद में मदर अगेन मैरिड विद हीमोफिलिक पर्सन, उसके पापा से किसी और पर्सन से शादी होती है जो हीमोफिलिक है पर्सन, ठीक है। अब इनके जो बच्चे होंगे उन बच्चों के अंदर लड़की होने की प्रोबेबिलिटी और वो भी अफेक्टेड, तो इसके क्या चांसेस होंगे, तो आप ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। नाउ देखो आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पे कपल जो है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल कपल का मतलब ये एक्स वाई है और ये क्या है एक्स एक्स है, ये दोनों नॉर्मल है। बट इन्होंने दे रखा है कि इनका जो पहले चाइल्ड था, जो इनका बच्चा था सन, तो वो सन क्या था, हीमोफिलिक था। तो इससे क्या मतलब हुआ, इससे ये कहना चाहता है ये कि इसका जो बच्चा अगर हीमोफिलिक कब होगा, जब मदर या तो क्या होगी अफेक्टेड होगी या फिर कैरियर होगी। बट क्वेश्चन के अंदर फिलहाल दिया हुआ है कि कपल कैसा है, नॉर्मल है, तो ये कहना चाहता है, ये बच्चा ये कहना चाहता है कि इसकी मम्मी जो है वो हीमोफिलिक कैरियर है। अब मान लो इन पापा की डेथ हो जाती है और ये जो वुमन है ये अगेन किसी और पर्सन के साथ शादी करती है, बट ये जो पर्सन है ये पर्सन कैसा है, हीमोफिलिक है, ठीक है। तो अब बताओ इनके जो बच्चे होंगे उनमें लड़की के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे देखो यहां से दो तरह की एग प्रोड्यूस होंगी और यहां से दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x डॉट ये हो जाएगा x डॉट x, ये हो जाएगा x डॉट y और ये हो जाएगा एक्स वाई। देखो ये तो हम बनाते हैं प्रोबेबिलिटी, बट इनमें से पैदा तो कोई एक होता है ना। ये क्या है कि इतने कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो सकते हैं और इन कॉम्बिनेशन में से प्रोड्यूस कोई एक होगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि अफेक्टेड डॉटर विल बी, तो अब मैंने क्या बोला है कि अगर आपको बोला जाए डॉटर को देखो तो सिर्फ डॉटर को देखोगे, सिर्फ और सिर्फ डॉटर को देखोगे। सन को बोला जाए तो सिर्फ सन को देखोगे। तो आप मुझे बताओ इसमें अफेक्टेड कौन है, ये वाली अफेक्टेड है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी दी हुई है, तो ये हो जाएगी कितनी 1/2%, एंड 1/2% मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यहाँ पे एक मेल जो है वो अफेक्टेड है एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर से, जस्ट लाइक हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो मेल है वो अफेक्टेड कब होगा, जब कंडीशन ऐसी होगी। अब ये बोल रहा है कि इसके अफेक्टेड होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन के अंदर 0.1% है, एंड 0.1% का मतलब हुआ यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1 in 10 या फिर बोल सकते हैं 10 in 100 तो मुझे एक चीज बताओ, अगर एक एक्स होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.10। अब ये आपके पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अफेक्टेड फीमेल विल बी, ये क्वेश्चन बेटा मेन शायद एएफएम में या एएफएम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुझे एक चीज बताओ, एक एक्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.1%, तो फीमेल अफेक्टेड कब होगी, जब इसके दोनों एक्स अफेक्टेड होंगे। तो सिंपली आप क्या करोगे, ये क्या है 0.10 मल्टीप्लाई कर दीजिए किसको 0.10 से, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.01। तो ऑब्वियसली मैंने बोला भी था बेटा कि पॉपुलेशन के अंदर जो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं वो मेल ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, बट फीमेल के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.01। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एक नॉर्मल कपल है, ठीक है। तो कपल कैसा है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक्स वाई और लिख देते हैं एक्स एक्स, हैड अ हीमोफिलिक सन। तो इनका जो बच्चा होता है वो कैसा है, हीमोफिलिक सन है। तो ये सन अगेन ये कहना चाहता है कि इसकी मम्मी कैसी है, इसकी मम्मी कैसी है, इसकी मम्मी यहाँ पे होगी अफेक्टेड, सॉरी कैरियर होगी इसकी मम्मी, बट अफेक्टेड भी हो सकती है। बट फिलहाल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कपल नॉर्मल है। द वुमन इज अगेन प्रेग्नेंट, तो मतलब ये अगेन प्रेग्नेंट होती है एंड एक्सपेक्टिंग ट्रिपलेट। इस बार इनके जो बच्चे हैं ना, एक नहीं दो नहीं तीन एक साथ होने वाले, ठीक है।
तो अज्यूमिंग दैट दीज ट्रिपलेट आर बॉयज, ठीक है, और तीनों के तीनों ये कौन है, लड़के होने वाले पैदा, तो बताओ इन तीनों ट्रिपलेट की अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कोई बात नहीं, इसका क्रॉस करवा दो आप लोग। तो जब आप इसका क्रॉस करवाओगी ऐसा, और ये ऐसा होगा, ये क्या हो जाएगा, x डॉट एक्स, ये हो जाएगा एक्स एक्स, ये हो जाएगा x डॉट वाई, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। अब अगेन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि यहाँ पे बॉयज पैदा होने वाले हैं, तो जब पूछा जाए सन तो सिर्फ सन को देखो, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तुम्हारे सारे। तो सन को देखो और उसमें बताओ एक के अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। बट इस बार पैदा कितने हो रहे हैं, इस बार पैदा 3 लड़के हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ऑफ कोर्स कितना हो जाएगा, 1/8। ये कॉमन सेंस की बात है, तीनों के तीनों लड़के हो और फिर तीनों के तीनों अफेक्टेड हो। बेटा जितना ज्यादा आप डिमांड बढ़ाते जाओगे ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। मतलब एक कपल ने शादी की, उसके बाद में उनका लड़की पैदा हो, और लड़की पैदा होने के बाद वो 12th क्लास में टॉप भी करे बोर्ड एग्जाम के अंदर, फिर वो नीट एग्जाम क्लियर करके एक डॉक्टर भी बने, एंड फिर उसके बाद में वो यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस भी बने। तो कॉमन सेंस की बात है कि जितनी ज्यादा आप डिमांड बढ़ाओगे तो प्रोबेबिलिटी उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तीनों लड़के हो और फिर तीनों के तीनों अफेक्टेड हो, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होता जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो जिनकी जीन कहाँ प्रेजेंट होती है, ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होती है, क्लियर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी, फिर उसके भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं आप क्या, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। हम लोगों ने एक्स लिंक पढ़ लिया था, वाई लिंक के अंदर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले क्या, ऑटोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर जो है वो डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, तो ये दोनों हो सकता है। या तो ये डिजीज जो है वो डोमिनेंट हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकता है, रिसेसिव हो सकता है। पर जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था तो मैंने सारे एग्जाम्पल रिसेसिव के लिखे थे। डोमिनेंट के एग्जाम्पल आपको पॉपुलेशन के अंदर बहुत रेयर मिलेगा, बताती हूँ क्यों। इसमें एग्जाम्पल एक जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। पेज नंबर निकालिए आप लोग, पेज नंबर 88 पे, शायद मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें पेडिग्री बनाया होगा 88 पे। जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ना, उसके नीचे लिखा हुआ है क्या, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ये कौन सा है, एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पॉपुलेशन में आपको कम क्यों मिलेगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डिजीज कैसा है, डोमिनेंट है, तो बताओ डोमिनेंट जीन अपने आप को कब एक्सप्रेस करती है। तो हम लोग जानते हैं कि डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में, क्योंकि जीन डोमिनेंट है ना। तो ये वाले पर्सन कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। कब, जब जीन ध्यान रखना डोमिनेंट हो तब, है ना। और इस केस के अंदर ये पर्सन क्या हो जाएगा, ये पर्सन यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मल। क्यों, क्योंकि जीन डोमिनेंट है। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा कंडीशन आएगा इसके अंदर, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एल्बिनिज्म के बारे में। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, जो हम लोगों ने कभी बायोटेक में भी डिस्कस किया था, है ना। और यहाँ पे ब्लैक यूरिन डिजीज मैं चलो आपको नहीं पढ़ाऊंगी। तो ये एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊं तो शायद आपने क्लास 10th के अंदर वो ईयर लोब वाला एक मतलब वो वेरिएशन वाला एक चैप्टर पढ़ा होगा ना, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन। तो उसमें आपने ईयर लोब वाला देखा था, और उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ था एनसीईआरटी के अंदर 10th क्लास के अंदर कि आप अपनी क्लास के अंदर काउंट कीजिए कि किसके ईयर फ्यूज्ड होते हैं, किसके फ्री होते हैं, है ना।
तो अगर फ्यूज्ड होता है तो इसका फ्यूज्ड होना ईयर लोब, ईयर लोब। ईयर लोब का मतलब होता है जहां पे आप ये इयररिंग्स पहनते हो, ठीक है। तो ईयर लोब अगर हमारा क्या है, फ्यूज है, तो ये फ्यूज होना क्या होता है, एक डोमिनेंट रेट है, ठीक है। और अगर ईयर लोब फ्री है तो फ्री होना क्या होता है, एक रिसेसिव ट्रेट होता है। तो बताओ जिन पर्सन का क्या होगा, ईयर लोब, जिनका जेनेटिक मटेरियल ऐसा होगा, इस तरह का ईयर लोब का, तो वो कैसा होगा, उनका फ्यूज होगा, जैसे मेरा फ्यूज है। बाकी जिनका ऐसा होगा ना, उनका ये ईयर लोब क्या होता है, फ्री रहता है, यहाँ से अलग रहता है ना। तो ये कोई डिजीज नहीं है, बट हम लोग इनहेरिटेंस के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये चीज बोल रही थी कि पॉपुलेशन के अंदर आपको रिसेसिव ज्यादा क्यों मिलेंगे और डोमिनेंट आपको कम क्यों मिलते हैं, है ना। डोमिनेंट डिसऑर्डर इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा था कि अगर डिजीज डोमिनेंट है तो ये दोनों क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, और ये पर्सन क्या होगा, नॉर्मल होगा। अगर मान लो कि डिजीज जो है वो लीथल है, डेंजरस है, तो डेंजरस होने की वजह से इसकी और इसकी, इन दोनों की क्या हो गई, इन दोनों की हो गई डेथ। तो डेथ हो जाने के साथ ये दोनों इंडिविजुअल जो है पॉपुलेशन से तो गायब ही हो गए ना, और गायब हो गए तो उस कंडीशन में इनकी जीन क्या हो गई, मर गई। तो अब बचा कौन पॉपुलेशन के अंदर, तो ये बचा कौन, ये, ठीक है। तो इसलिए आपको डोमिनेंट जो डिसऑर्डर होते हैं वो पॉपुलेशन के अंदर आपको कम मिलते हैं। पर मैम आप ये बोल रहे हो कि इसमें मसल्स खराब हो जाती है, मायोटोनिक डिसऑर्डर के अंदर मसल्स जो होती है ना वो वीक होने लगती है, मसल्स में आपको क्या मिलेगा, वीकनेस आने लगती है। पर ये भी तो पॉपुलेशन के अंदर कैसे मिल रहा है फिर, ये बेटा लीथल नहीं होता है। इसकी वजह से देखो, मान लो कि ये जो पर्सन है ये ऐसा है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है या फिर होमोजाइगस भी हो सकता है, तो इसका डोमिनेंट जीन आपको पॉपुलेशन के अंदर वो मिलेगी जिनका इफेक्ट जो है वो लेट एज में आता है। फॉर एग्जाम्पल इस जीन जो है वो मसल्स वीक करना शुरू करती है 30 की एज में, 30 साल की एज में जाके क्या करेगी, ये उस पर्सन को अफेक्ट करना शुरू करती है। पर तब तक उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हो चुके हैं, और उसने वो जीन जो है अपने बच्चों को गिफ्ट कर चुका है। अब इसके बाद वो खुद तो मर जाएगा, बट वो जीन आगे ट्रांसफर कर चुका है। तो आपको डोमिनेंट डिसऑर्डर के एग्जाम्पल पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ वही मिलेंगे जिनके सिम्टम्स आपको लेट एज में मिलने वाले। ये क्लियर हो गया। तो मैम ये तो हमें समझ आ गया कि डोमिनेंट जो जीन होती है वो पॉपुलेशन के अंदर, मतलब इस डिजीज के एग्जाम्पल आपको कम मिलने वाले, डोमिनेंट डिजीज। पर रिसेसिव के ज्यादा क्यों मिलते हैं, तो रिसेसिव के अंदर हम क्या बोलते हैं कि इसमें अफेक्टेड कौन होगा, नॉर्मल कौन होगा। देखो जीन कैसा है, ये बोलते रहना साथ में साथ, जीन कैसा है, रिसेसिव है। तो रिसेसिव के केस में ये पर्सन कैसे होंगे, नॉर्मल, बिकॉज रिसेसिव जीन क्या होती है, अपने आप को एक्सप्रेस करती है इन होमोजाइगस कंडीशन में, बिकॉज जीन रिसेसिव है। तो डिजीज कब होगी, जब दोनों की दोनों जीन खराब हो जाएगी तब। पॉइंट समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीन कैसा है, रिसेसिव है। तो अब मैं बोल दूं कि ये वाला जो पर्सन है पॉपुलेशन के अंदर, क्या मिल रहा है आपको, पॉपुलेशन के अंदर ये 3 पर्सन मिल रहे हैं, तो ये वाला अफेक्टेड होगा, तो मान लेते हैं कि इसकी तो डेथ हो जाती है, मर गया, तो पॉपुलेशन में कौन बचे, सिर्फ ये 2 लोग बचे। अगर मान लो कि इस पर्सन की शादी कुछ ऐसे ही पर्सन के साथ होती है वापस, तो वापस क्या होगा, यहाँ पे ए और ए के आने की चांसेस वापस आ जाएंगे ना। यहाँ पे क्या क्या पैदा हो सकता है, ए हो सकता है, कैपिटल ए हो सकता है, स्मॉल ए हो सकता है। तो ये जो दोनों बच्चे होंगे, ये बच्चे तो दोनों के नॉर्मल होंगे, बट ये पर्सन कैसा होगा, अफेक्टेड होगा। तो जो अफेक्टेड होगा वो फिर मर जाएगा, तो ये तो गायब हो गया। तो प्रॉब्लम क्या हुई, रिसेसिव जीन जो है अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में छुपा के रखती है, इस वजह से ये पॉपुलेशन में से गायब हो ही नहीं रही है। रिसेसिव जीन अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में छुपा के रखती है, और जैसे ही मौका मिलता है वो वापस एक्सप्रेस हो जाती है, और स्टिल देखो यहाँ पे छुपी हुई है। सो दैट्स व्हाई रिसेसिव जीन जो होती है वो पॉपुलेशन में से एलिमिनेट हो नहीं पाती है। सो दैट्स व्हाई पॉपुलेशन के अंदर आपको ज्यादातर एग्जाम्पल जो मिलेंगे वो आपको किसके मिलेंगे, रिसेसिव डिसऑर्डर के मिलेंगे।
चलो ये क्लियर हो गया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, सबसे पहला फर्स्ट सिकल सेल एनीमिया, जो आपके 12th बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता रहता है। तो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है कि ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये आपको ना एक तरह से इस डिजीज का नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। बताऊं कैसे? अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा वहां पे गरीबी है, एंड वहां पे मतलब हाइजीनिक कंडीशन भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है ना, एंड वहां पे दलदल भी बहुत ज्यादा है। सो दैट्स वाई वहां मच्छर बहुत ज्यादा है। अब हम लोग क्या होता है कि जब मच्छर होते हैं तो उसमें मॉस्किटो लगाते हैं, है ना, मतलब मॉस्किटो रिपेलेंट लगाते हैं, ओडोमास वगैरह। बट वहां पे बेचारों को खाने के लिए खाना नहीं है, वो कहाँ से ओडोमास खरीदेंगे? तो होता क्या है कि वहां के लोगों के अंदर मलेरिया की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो रही थी। बट थोड़े ही टाइम में कुछ ऐसे पर्सन जो थे जिनको मलेरिया हो ही नहीं रहा था। तो ये सिकल सेल एनीमिया जो है, तो ये मलेरिया क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उनके अंदर जो आरबीसी है वो नॉर्मल नहीं थी। क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम, वो किसको अफेक्ट करता है? आरबीसी को अफेक्ट करता है। पर अगर मैं आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी का शेप ही अगर चेंज कर दूं तो प्लाज्मोडियम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, और जब प्लाज्मोडियम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो मलेरिया भी नहीं होगा। सो इस तरह से इस डिजीज का अफ्रीका के अंदर क्या हुआ था? नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हुआ? नेचुरली सेलेक्टेड एक डिजीज है जिसको हम बोलेंगे कि मलेरिया नहीं होता है। तो ये वाले जो इंडिविजुअल होते हैं वो मलेरिया के लिए क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये पर्सन और ये पर्सन और एक ये वाला पर्सन होगा, इसकी तो बेटा डेथ हो जाएगी, ये तो मर ही जाएगा। ये वाला पर्सन एब्सोल्युटली नॉर्मल होगा, बट इसको मलेरिया हो सकता है। हो क्या सकता है? इसको मलेरिया होगा, इसको मलेरिया होता है। बट ये वाला जो पर्सन है ये होता तो नॉर्मल है, बट इसको मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो बच्चे पैदा ही नहीं होते। पैदा कौन होते? सिर्फ ये दो लोग, और इसके अंदर जो हेट्रोजाइगस होगा उसको मलेरिया नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलो इनके मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको और चीजें क्लियर होती रहेगी। अभी सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है? अभी मैंने बोला था कि आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो बाय द वे आरबीसी होती कैसी है? तो आप लोग जानते हो कि ये एक डिस्क लाइक बाई कॉनकेव होती है। बाई कॉनकेव, और कैसी होती है? डिस्क लाइक होती है। बट जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो ये हो जाती है इस तरीके से, तो जिसको बोलते हैं सिकल, या फिर आपने देखा होगा गांव के अंदर जहां पे फसल काटते हैं ना, तो वो एक चांद जैसा यूज करते हैं औजार, है ना, तो उसको बोलते हैं सिकल, या हिंदी में बोलते हैं हसिया। तो इसको बोलेंगे सिकल सेल। और बेसिकली इसमें हीमोग्लोबिन का क्या होता है? क्वालिटी खत्म हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करने में उतनी एफिशिएंट नहीं होती है। सो दैट्स वाई इस केस में हो जाता है क्या? एनीमिया। तो यहाँ पे जो सेल होती है उसका शेप कैसा हो जाएगा? सिकल शेप हो जाएगा, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है। सो दैट्स वाई इसको बोला जाएगा सिकल सेल एनीमिया। तो नाउ इसमें होता क्या है मैम? तो एक्चुअली इसमें ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्या होता है? अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो इसमें ध्यान रखना, गाग की जगह क्या हो जाता है? गुग। गाग की जगह क्या हो जाता है? गुग। तो अगर मैं यहाँ पे एमआरएनए के बारे में लिखूं तो एमआरएनए का ये कौन सा प्राइम है? 5 प्राइम, और ये क्या है? 3 प्राइम। तो अगर तुम लोगों ने हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा होगा बेटा, तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या चेन होती है? हीमोग्लोबिन के अंदर हम पढ़ते हैं कि 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती है। तो मैडम ये कहाँ पे सिकल सेल एनीमिया जो जेनेटिक म्यूटेशन है ना, कहाँ पे हो रहा है? तो आप लोग याद रखना कि ये कहाँ पे होता है? बीटा चेन के अंदर। कहाँ पे मिलेगा आपको म्यूटेशन? ये बीटा चेन के अंदर होता है। तो बीटा चेन जो एक अमाइनो एसिड की जो चेन है, इसके अंदर जो 6th कोडोन होता है ना, तो 6th कोडोन चेंज होने की वजह से जो इसके अंदर 6th नंबर वाला अमाइनो एसिड होगा, याद कीजिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये क्या है? 5 प्राइम हो गया। और अगर हमने पढ़ा था वहां पे कि अगर कोडोन
mRNA के अंदर अगर कोडोन GAG होता है ना, तो ये कोड करता है किसको? ग्लूटामिक एसिड को। ये किसको कोड करेगा? ग्लूटामिक एसिड को। और अभी हमने बायोमोलिक्यूल के अंदर पढ़ा था कि प्रोटीन का एक एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। तो ध्यान रखना, ये कौन से नंबर का अमाइनो एसिड है? 6th नंबर वाला अमाइनो एसिड है। तो ये तो mRNA की बात हो गई। मैम इनका डीएनए कैसा होगा? क्योंकि म्यूटेशन तो डीएनए में होता है ना। तो देखो, डीएनए या फिर जीन की बात करें तो ये 5 प्राइम हो गया और ये क्या होगा? 3 प्राइम। ये कौन सा है? mRNA है ना। तो mRNA और यहाँ पे मैं क्या लिख दू? GAG, और इसके सामने क्या होगा? CTC। ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम। ऐसा बना दो। तो बेसिकली इसमें ये चीज होती है। तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये वाला कौन सा स्ट्रैंड होगा? कोडिंग स्ट्रैंड होगा। एंड कोडिंग स्ट्रैंड का नीचे वाला टेम्पलेट होगा। तो टेम्पलेट से जब mRNA बनेगा तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। तो अल्टीमेटली सेंस इसका निकल गया। सो दैट्स वाई इस स्ट्रैंड को बोला जाता है सेंस स्ट्रैंड। ये मैं आपको मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा चुकी हूँ। अब जब सिकल सेल एनीमिया होता है तो चेंज क्या होता है? तो डीएनए के अंदर चेंज ये होगा, जैसे मैंने इसको mRNA से याद करके रखा है। तो mRNA में गाग की जगह क्या हो जाता है? गुग हो जाता है। mRNA के अंदर गाग की जगह क्या होता है? गुग। तो डीएनए के अंदर क्या होगा? यूरेसिल तो होता नहीं है, तो इसकी जगह टी होता है। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, ये 12th क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CAC, ये हो जाएगा 5 प्राइम, ये हो जाएगा 3 प्राइम। तो बेसिकली इसमें चेंज क्या देख रहे हो आप लोग कि यहाँ पे AT की जगह जो है ये चेंज हो गया। क्या? TA। मतलब आप बोलोगे कि A जो है उसको कौन चेंज कर रहा है? T चेंज कर रहा है। हम हमेशा कोडिंग स्ट्रेंथ के रेफरेंस से बात करते हैं। तो यहाँ पे A जो है वो T से रिप्लेस हो गया है। तो उसकी वजह से अब कोडोन तो कौन सा बनना चाहिए था? mRNA के अंदर गाग बनना चाहिए था, बट इसके अंदर जो 6th कोडोन होगा वो कौन सा बन जाएगा? गुग। एंड गुग जो है ये कोड करता है किसको? वैलीन को। तो प्रोटीन के अंदर जो बीटा चेन होती है, कौन सी चेन? हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है, इस बीटा चेन के अंदर यहाँ पे जो 6th कोडोन 6th अमाइनो एसिड होगा वो वैलीन होता है, ना कि यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड होता है। कौन सा नंबर? मैं 6th नंबर के अमाइनो एसिड की बात कर रही हूँ। तो देखो अमाइनो एसिड का क्या हो गया? चेंज हो गया। दिस इज मिस सेंस म्यूटेशन। तो मैम इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है? तो एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी, शायद मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड करवा देना। एक वीडियो जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, वो पहले गलती से मुझे कहीं से मिल गया था वीडियो, बट उसके बाद में जब मैंने वापस सर्च किया तो वो शायद उस चैनल से उन्होंने हटा दिया। बट वो वीडियो इतना एक्सीलेंट वीडियो है जो आपको मतलब सिकल सेल एनीमिया के बारे में एकदम परफेक्ट एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं ग्लूटामिक एसिड के बारे में, तो ये चीज आप याद रखना कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो एक तरह का हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होता है। कौन सा अमाइनो एसिड? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। बट वैलीन जो होता है, आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा होगा, तो बायोमोलिक्यूल के अंदर वैलीन, तो वी बनाया था ना, 3 कार्बन थे, एंड कार्बन पानी को पसंद नहीं करता है। तो ये वाला कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होता है। तो अब इससे होगा क्या मैम? तो ये हमारे पास क्या है? बीटा चेन है। तो इसका डायग्राम मैं यहां बना देती हूँ। ये बीटा चेन है और ये बीटा चेन का कॉन्फॉर्मेशन है। तो ग्लूटामिक एसिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये बाहर कौन है? यहाँ पे बाहर होता है वाटर। कौन होता है? वाटर। तो ग्लूटामिक एसिड सिंस ये क्या है? ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है, तो ये किस तरफ रहेगा? पानी की तरफ रहता है। पर जब यहाँ पे वैलीन आ जाता है तो वैलीन जो होता है वो पानी से दूर भागेगा, बिकॉज ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। तो अब अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पे ये कौन प्रेजेंट है? वैलीन प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? वैलीन प्रेजेंट है। मैं इसको ऐसे समझाती हूँ आपको। ये हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी बीटा चेन होती है? 2 बीटा चेन। तो एक वैलीन इसके अंदर यहाँ पे है, एक वैलीन इसके अंदर कहां पे होगा? यहाँ पे होगा। और वैलीन हाइड्रोफोबिक है और वो पानी की तरफ है, तो ये कभी भी स्टेबल कंडीशन नहीं होगी। तो वो अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बनाएगा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन।
क्या बनाने वाला है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, है ना। तो ये वैलिन जो होगा, इसके अंदर भी एक वैलिन, यहाँ पे एक वैलिन, ये वैलिन, सपोज करो ये बीटा, दो बीटा है ना, तो एक वैलिन इसका यहाँ पे है, एक वैलिन इसका यहाँ पे है, इसमें भी दो बीटा है, तो इसका एक वैलिन इधर है, एक वैलिन इधर है, इसका एक वैलिन इधर है, इसका एक वैलिन इधर है, इधर है, इधर है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा, वैलिन वैलिन के साथ में इंटरेक्ट करेगा, एंड जब ये इस तरीके से इंटरेक्ट करेगा तो आप लोग क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की पूरी चेन बन गई, और चेन बनने का मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये वर्ड एनसीईआरटी में यूज हुआ है। तो उसकी वजह से ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड इसके रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये आरबीसी का जो ओवरऑल शेप होता है वो भी चेंज हो जाता है। अब आरबीसी का शेप चेंज हो गया, बट इससे प्रॉब्लम क्या होगी पता है, ये जो पॉलीमराइजेशन है ना कंटिन्यूसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को ही तोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर आरबीसी की मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, जिसकी वजह से आरबीसी का लाइफ साइकिल जो है वो कम हो जाता है। तो वैसे नॉर्मल आरबीसी की बात करूं तो नॉर्मल आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है 120 डेज, बट यहाँ पे आरबीसी का लाइफ साइकिल होगा जस्ट 30 to 40 डेज, और इसमें 30 से 40 दिन के अंदर प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इसको मलेरिया नहीं होता है ना। सो इसकी वजह से क्या चेंज हुआ, इसकी वजह से आरबीसी का शेप चेंज हुआ, आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या हो गया, कम हो गया। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे और आने वाली है, सपोज करो कि ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स। तो जब बाई कॉनकेव होता है ना, तो इसका देखो सरफेस कैसा दिखा रहा है आपको, स्मूथ दिखाई दे रहा है, तो ये आराम से ब्लड कैपिलरीज के अंदर कहीं भी फंसेगी नहीं। बट यहाँ पे जो इसके पॉइंटेड एंड होते हैं ना, तो ये पॉइंटेड एंड्स जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, एडहेयर हो जाते हैं, और एक दूसरे में ये फंसना शुरू हो जाती है, और एक दूसरे में फंसने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये आरबीसी का एक क्लम्स बनना शुरू हो जाता है, और आरबीसी का क्लम्स बनने की वजह से यहाँ पे हो सकता है ब्लड क्लोट, एंड ब्लड क्लोट की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा, ब्लड क्लोट की वजह से पर्सन की डेथ भी हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए ये वाला ब्लड क्लोट या तो हार्ट में हो रहा है, ब्रेन में हो रहा है, लीवर में हो रहा है, किडनी में हो रहा है, इसकी वजह से पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एंड नाउ हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे बीटा चेन का क्या हो गया, हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन हो गया। तो हीमोग्लोबिन जब पॉलीमराइज हो जाता है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, सिकल सेल एनीमिक पर्सन हो जाएगा, मतलब एनीमिया हो जाएगा उसको, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को क्या मैं इस तरीके से लिखूं तो किसी का पेट दर्द होना चाहिए। आप मुझे एक चीज बताओ, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कितने होते हैं, हीमोग्लोबिन की 2 जीन होती है ना, हीमोग्लोबिन की कितनी जीन्स होती है, 2 जीन्स होती है, एंड यू नो हीमोग्लोबिन की डिमांड काफी हाई होती है, इसलिए दोनों जीन हमेशा एक्सप्रेस होती रहती है, हमेशा एक्सप्रेस होती रहेगी। तो ये वाला मान लो कि हीमोग्लोबिन का जीन कैसा है, नॉर्मल, और ये भी कैसा है, नॉर्मल, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था कैपिटल ए से, ठीक है। इस केस में क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो मतलब इसके अंदर एक जीन तो नॉर्मल होगा, बट दूसरा वाला जीन कैसा होगा, सिकल सेल एनीमिक होगा। तो इसके अंदर हाफ ऑफ हीमोग्लोबिन नॉर्मल बनेंगे, और हाफ ऑफ हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी वो सिकल सेल एनीमिक होगी, एंड हाफ हीमोग्लोबिन या फिर हाफ आरबीसी नॉर्मल बनने की वजह से इस पर्सन की डेथ नहीं होगी, बट ये पर्सन ज्यादा एक्सरसाइज वाले काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी आरबीसी सिर्फ आधे काम की है, तो ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं कर पाएगा। बट ये वाला कैसा होगा, ये वाला इसमें दोनों हीमोग्लोबिन इसकी जीन खराब हो चुकी है, तो इसको मैं लिखूंगी एस, और इसको भी मैं लिखूंगी क्या, एस। तो हालांकि इसमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कोई कर ही नहीं पाएगा, तो फाइनली इसका पैदा होने के साथ या फिर बिफोर बर्थ इसकी डेथ हो जाती है। तो ये वाले इंडिविजुअल तो आपको पॉपुलेशन में मिलेंगे ही नहीं। पॉइंट समझ आ गया? तो ये फटाफट देख लो, और आप मुझे याद दिला देना वीडियो शेयर करने का, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे।
तो ये हम लोगों ने पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया, इसको प्लीज अच्छे से याद रख लेना, बोर्ड एग्जाम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ते फिनाइल कीटोन यूरिया, एल्बिनिज्म एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्लियर? चलो, तो इसके अंदर हमारी सिकल सेल एनीमिया वाली जो डिजीज है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, बाकी इन दोनों को पढ़ने के लिए आप पहले मुझे बताओ कि कभी आपने पायरुविक एसिड के बारे में पढ़ा है? क्लास 11 के अंदर हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। तो रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या पढ़ते थे कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वहां से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं। तो ग्लूकोज के पास कार्बन कितने होते हैं? 6 कार्बन। पायरुविक एसिड के साथ कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको कुछ चीजें रटनी नहीं पड़े। ठीक है, तो क्या पायरुविक एसिड का डायग्राम आप बना सकते हो? ऑफ कोर्स। क्यों? इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। और नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है? एसिड। तो एक कार्बन पे क्या होगा? एसिड। बस इसमें याद रख लेना कि बीच वाले कार्बन पे क्या होता है? कीटोन। बाकी इसकी तो जस्ट बैलेंस ही कंप्लीट कर लिए। तो ये डायग्राम किसका हो गया? पायरुविक एसिड का डायग्राम हो गया। मैंने बेटा अभी जस्ट बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक कंप्लीट किया है ना, तो उसमें शायद हम लोगों ने फिनाइल एलिनिन का डायग्राम बनाया था। तो फिनाइल एलिनिन कैसे होगा? ये होगा H, ये होगा COH एंड ये क्या है? NH2। तो बेसिकली ये क्या है? अमाइनो एसिड है। तो अमाइनो एसिड का ये स्ट्रक्चर हो गया। और एलिनिन क्या होता है? CH3। और उसके अंदर हम क्या करेंगे? यहां पे एक लगा देंगे C6H5 फिनाइल ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा? ये डायग्राम हो गया किसका? फिनाइल एलिनिन का। फिनाइल एलिनिन। अब फिनाइल एलिनिन से हमने टायरोसिन कैसे बनाया था? याद करो। तो ये C अल्फा H, यहाँ पे ये हो जाएगा NH2 और ये हो जाएगा COH और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? CH2। ये आपको जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है। ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था? जस्ट बाइंड कर दो OH। तो ये डायग्राम किसका हो गया? टायरोसिन का। ये डायग्राम किसका हो गया? टायरोसिन का। तो बेसिकली हमने क्या किया? फिनाइल एलिनिन के अंदर OH ग्रुप ऐड किया। तो ये क्या हो रहा है? फिनाइल एलिनिन का हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है। तो हाइड्रोक्सिलेशन करने वाला एंजाइम क्या होगा? हाइड्रोक्सिलेज। तो ये पता है जीन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। सो दैट्स व्हाई टायरोसिन हमारे लिए कैसा होता है? नॉन एसेंशियल होता है। टायरोसिन कैसा होता है? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। अब मैं तुम्हें बोलूं कि इसको फॉर्म करने वाली जो जीन है वो जीन अगर हो जाए म्यूटेंट तो क्या होगा? अगर ये जीन म्यूटेंट हो जाए तो उस केस के अंदर फिनाइल एलिनिन जो होता है वो टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो फिनाइल एलिनिन का अक्यूमुलेशन होना लग जाएगा। फिनाइल एलिनिन का बॉडी के अंदर क्या हुआ? अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। और जब ये बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है तो फिर इससे बनाया जाता है कीटोन बॉडीज, ताकि ये कैसे भी करके बॉडी से। किडनी का काम क्या होता है? बॉडी के अंदर जो भी चीजें एक नॉर्मल वैल्यू से जब ज्यादा हो जाए तो उसको रिमूव करना, ये बॉडी का काम होता है ना। तो फिनाइल एलिनिन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि इसके अंदर ये एंजाइम म्यूटेंट हो गया है ना। तो इसका जब अक्यूमुलेशन हो जाएगा तो इसको बॉडी से अब निकालना है बाहर। तो बाहर निकालने के लिए इसका कर दिया जाता है डीएमिनेशन। तो डीएमिनेशन के बाद क्या बन जाता है? सपोज करो कि आपने इसका NH2 ग्रुप यहां से हटा दिया, मतलब फिनाइल एलिनिन को हमने क्या कर दिया? ऑक्सीडाइज कर दिया। तो फाइनली डायग्राम क्या हो जाएगा? C अल्फा COOH, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पे हो जाएगा ये फिनाइल ग्रुप। तो आपने क्या किया? यहाँ से NH2 ग्रुप हटा दिया और इसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन कर दिया। तो यहाँ पे ये मैंने लगा दिया O ग्रुप। देख के बताओ ये क्या है? ये तो फिनाइल ग्रुप है, समझ आ रहा है? ये कौन है? COOH CO और ये हो गया CH3। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज पायरुवेट। और एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ये है पायरुविक एसिड।
तो यानी इसका मतलब फिनाइल एलिनिन को ऑक्सीडाइज करने पर यहाँ पे बनती है कीटोन बॉडीज, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है ना, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस होने लगता है। और यहाँ पे कीटोन बॉडीज का एग्जाम्पल बताओ, तो इसका नाम है फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और इसके अलावा भी बहुत सारी कीटोन बॉडीज होती है जो आपके सिलेबस में अभी दी हुई नहीं है, तो मैं पढ़ाऊंगी भी नहीं, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ध्यान रखना है, कीटोन बॉडी का नाम है, ठीक है। अब ये कीटोन बॉडी जो होती है ना, ये आप लोग ध्यान रखना कि वाटर सॉल्युबल होती है। कीटोन बॉडीज कैसी होती है, वाटर सॉल्युबल होती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वाटर सॉल्युबल होगी, तो उस कंडीशन में किडनी से यूरिन के थ्रू ये पास हो जाएगी, ये यूरिन के साथ क्या हो जाएगी, बॉडी से पास हो जाएगी। एंड पास होने का मतलब हुआ कि किडनी इसको रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये क्या होगा, पुअरली रीएब्जॉर्ब्ड बाय किडनी, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, रीएब्जॉर्ब बाय किडनी। तो ये तो अच्छी बात भी है ना, पर बेटा एक टेंशन की बात भी है कि ये वाटर सॉल्युबल होती है, तो वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये ब्रेन के अंदर जब ब्लड फिल्टर होता है तो ये ब्रेन में चली जाती है, और ब्रेन में जाके ये कीटोन बॉडीज वहां पे अक्यूमुलेट होने लगती है, जो फाइनली न्यूरॉन की फंक्शंस के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से होता है क्या, मेंटल रिटार्डेशन। फिर उसमें माथा खराब होने लगता है, दिमाग खराब होने लगता है, तो मेंटली वो पर्सन कैसा हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। तो देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल एलिनिन, इससे बनता है कीटोन जो वाटर सॉल्युबल होता है, जो यूरिन के अंदर होता है, यूरिन। तो डिजीज का नाम हो जाएगा फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या नाम हो गया, फिनाइल कीटोन यूरिया। तो आई थिंक अब आपको कभी ये रटना नहीं पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम म्यूटेंट हो जाता है। और ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फिनाइल एलिनिन जो होता है वो इस एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट होता है टायरोसिन के अंदर, लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा डिजीज कंप्लीट हो गया, कौन सा, फिनाइल कीटोन यूरिया। नेक्स्ट डिजीज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एल्बिनिज्म के बारे में, तो इसी को मैं जस्ट आगे लेके जा रही हूं। तो ये मैंने क्या कर दिया, हाँ बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो मेलेनिन पिगमेंट होता है ना, तो मेलेनिन पिगमेंट कहां से बनता है, टायरोसिन से बनता है। कैसे बनता है, तो टायरोसिन के ऊपर वर्क करता है एंजाइम कौन सा, टायरोसिनेज। टायरोसिन पे वर्क करने वाला एंजाइम टायरोसिनेज। तो टायरोसिनेज को बनाने वाली जीन अगर हो जाए खराब, म्यूटेंट, तो अगर ये म्यूटेंट हो गई तो उस कंडीशन में मेलेनिन नहीं बनेगा, बॉडी पूरी की पूरी आपको व्हाइट दिखाई देगी, जिनको हिंदी में बोलते हैं सूरजमुखी। शायद आप लोगों ने यहाँ कहीं एग्जाम्पल नहीं देखा होगा, बट मैंने देख रखा है। तो उसमें उनका हेयर्स पूरे व्हाइट हो जाते हैं, इवन उनकी स्किन पूरी व्हाइट होती है, इवन उनकी जो आईज होती है ना, वो भी बेटा आपको व्हाइट दिखाई देगी। तो इस तरह के बच्चों को धूप में या सनलाइट के अंदर निकलने से मना किया जाता है, अवॉइड करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मेलेनिन का बेसिकली काम क्या होता है, यूवी लाइट को अब्सॉर्ब करना। अगर यहाँ पे मेलेनिन नहीं हुआ स्किन के अंदर, तो वो यूवी लाइट सीधा पेनिट्रेट करके डीपेस्ट टिश्यू तक चली जाएगी, और वो कॉज कर सकता है कैंसर। सो दैट्स व्हाई मेलेनिन हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिजीज कौन सी हो जाएगी, डिजीज का नाम हो जाएगा यहाँ पे एल्बिनिज्म, ठीक है। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि एल्बिनिज्म के अंदर कौन सा एंजाइम म्यूटेंट होता है, टायरोसिनेज एंजाइम म्यूटेंट होता है। पॉइंट समझ आ गया। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर आज की क्लास इतनी, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलो, एक चीज मैं और भूल गई थी, यहाँ पे हमें अभी थैलेसीमिया के बारे में भी डिस्कस करना है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर कुछ भी लिखने के लिए नहीं बोला जाएगा, बस इसको मैं बिल्कुल छोटा सा समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। सिस्टिक फाइब्रोसिस
तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर होता क्या है कि ये हमारा लंग्स होता है, एंड लंग्स के अंदर ये क्या होती है, दिस इज एल्व्यूलाई। क्या प्रेजेंट होती है, एल्व्यूलाई। हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो एल्व्यूलाई होती है ना, इसकी जो लेयर होती है वो यहाँ पे ड्राई होनी चाहिए या वेट होनी चाहिए। कॉमन सेंस की बात है बेटा, ड्राई का मतलब होता है सेल्स डेड हो गए, और डेड सेल्स कभी भी गैसियस एक्सचेंज नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे एक प्रेजेंट होती है वाटर की फिल्म। ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे एक वाटर की पतली सी फिल्म प्रेजेंट होती है। एंड ये वाटर बाहर क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट बाहर आया था। तो एक्चुअली ये जो एल्वेलाई की जो सेल्स होती है ना, जिनको हम बोलते हैं न्यूमोसाइट्स, तो ये न्यूमोसाइट्स यहाँ से क्या करते हैं, क्लोराइड रिलीज करता है। क्लोराइड आयन को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहा है। एंड शायद हम लोग जानते हैं कि वाटर किसका पीछा करता है, वाटर सॉल्ट का पीछा करता है। तो जब क्लोराइड यहाँ से बाहर आएगा तो अल्टीमेटली इसके पीछे पीछे वाटर भी बाहर आएगा, एंड वाटर बाहर आने से यहाँ पे वाटर की क्या बन जाती है, फिल्म। और इस तरह से एल्वेलाई की जो मेम्ब्रेन होती है वो आपको वेट मिलेगी, जो नॉर्मल कंडीशन है। तो अब ये जो एल्वेलाई की जो सेल्स है, ये एल्वेलाई की क्या है, सेल्स है। ये सेल्स यहाँ से क्या रिलीज कर रही है, इन क्लोराइड आयन को रिलीज कर रही है। सपोज करो कि क्लोराइड आयन रिलीज नहीं हो तो क्या प्रॉब्लम होगा। क्लोराइड आयन अगर रिलीज नहीं होगा तो इसके पीछे पीछे वाटर भी बाहर नहीं आएगा, और ये एल्वेलाई की जो लेयर है वो ड्राई हो जाएगी, और इन सेल्स की सबकी डेथ हो जाएगी। फिर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, सफोकेशन होगा। और सफोकेशन के केस में अगर ये पर्सन ऐसा है तो ये बच्चा जैसे ही पैदा होगा, पैदा होने के बाद इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्लोराइड सिक्रीट किया जा रहा है ये कौन होता है, तो ये मैंने सेल को से ऐसे बनाई है ना। ठीक है, तो इस सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एक चैनल होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक चैनल। तो इस चैनल के थ्रू क्या कर रहा है, ये यहां से क्लोराइड आयन को बाहर रिलीज कर रहा है। क्लोराइड आयन को यहां से क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है बेसिकली। ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे एल्वेलाई की जो सेल्स है उनका एक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का एक प्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन का क्या है, प्रोटीन है, जिसको नाम दिया जाता है CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंट रेगुलेटर। छोटा सा नाम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, जो आपको नाम याद नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए कि इसको बनाने वाले जीन अगर दोनों की दोनों अगर म्यूटेंट हो जाती है तो इसकी इमीडिएटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये था सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में, जो शायद हम लोगों ने और कहां पढ़ा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी पढ़ा था। जब हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ाए थे ना, तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बनाते हैं, तो उसके 5 पॉइंट हमने पढ़े थे। पहला पॉइंट था क्या, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। दूसरा था स्टडी ऑफ डिजीज, तो स्टडी ऑफ डिजीज के अंदर लिखा हुआ था सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे थैलीसीमिया के बारे में। तो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है, थैलीसीमिया दिया हुआ है सप्लीमेंट्री पेज में, पीछे दिया हुआ है। और जिनके पास नई एनसीईआरटी है तो उन्होंने सप्लीमेंट्री पेज को चैप्टर के अंदर मिक्स कर दिया है, तो आप लोग देख लेना। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि हमारे पास हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसमें कितनी चेन होती है, तो आप लोग जानते हो कि 2 चेन होती है, एक अल्फा चेन होता है, बीटा चेन होता है। तो अगर मैं बोलूं तुमको कि अगर अल्फा चेन में खराब होती है तो इसको आप क्या बोलोगे, अल्फा थैलीसीमिया। क्या बोलेंगे इसको, अल्फा थैलीसीमिया। और अगर बीटा चेन यहाँ पे म्यूटेंट हो जाती है, कौन सी चेन, बीटा चेन, तो इसको बोला जाएगा बीटा थैलीसीमिया। बीटा थैलीसीमिया बोला जाएगा इसको। तो अल्फा थैलीसीमिया में क्या प्रॉब्लम होगा कि इसके अंदर अल्फा चेन फॉर्म नहीं होती है, अल्फा चेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। सो बेसिकली इस अल्फा चेन को बनाने वाली जीन कहां प्रेजेंट होती है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये होती है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। तो ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, 16। ये भी क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, 16। तो यहां पे प्रेजेंट होती है जीन, वो भी एक नहीं बेटा 2 होती है। तो एक यहाँ पे प्रेजेंट है, एक मान लीजिए मैं यहां बना देती हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन। HB क्या होता है, HB इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन। इसको मैं बोलू A1 और इसको मैं बोलूंगी A2। ठीक है, तो ये होता है।
अब मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एलील्स जानते हो, जीन जानते हो, कुछ नहीं जानते हो ना। जब ये दोनों के दोनों जीन अगर खराब हो जाए, ठीक है, म्यूटेंट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा थैलेसीमिया बोला जाएगा। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, अगर यहाँ पे अल्फा चेन का फॉर्मेशन या सिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि वो जीन म्यूटेंट हो चुकी है, तो नॉट सिंथेसाइज, अल्फा चेन नॉट सिंथेसाइज्ड। तो उस कंडीशन के अंदर ये बीटा चेन जो है कुछ ज्यादा ही बनना शुरू हो जाती है। तो बीटा चेन का क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी ये। और फिर वैसे तो 2 अल्फा 2 बीटा बनना चाहिए, पर यहाँ पे बन जाएंगे 2 4 बीटा। तो ये बीटा का क्या बन जाएगा, टेट्रामर, टेट्रामर ऑफ बीटा चेन बन जाएगा। और ये बेटा नॉर्मल कंडीशन होती है। एंड इस तरह की हीमोग्लोबिन जो है उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। सो फाइनली अल्फा चेन तो वैसे ही बनी नहीं, बीटा को हमने डिग्रेड करवा दिया, तो फिर फाइनली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि थैलेसीमिया के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सीवियरली अफेक्टेड होता है, सीवियर एनीमिया होता है यहाँ पे। और इसमें भी एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, तो वो मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी। तो उसमें अगर मेजर थैलेसीमिया है तो मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रहा है, तो उसको हर महीने एवरी मंथ यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाते हैं, तो बीटा चेन को फॉर्म करने वाली जो जीन है वो प्रेजेंट होती है 11th क्रोमोसोम के ऊपर। कहाँ प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे। बट इसकी बेटा एक ही जीन होती है यहाँ पे। देखो ये मैंने 2 जीन नहीं बनाई है, ये जीन के 2 फॉर्म है, ये जीन एक ही है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। और इसको बोलेंगे क्या, HB क्या होता है, हीमोग्लोबिन, एंड B4 क्या होता है, बीटा। ठीक है, तो ये चीज होता है। तो अगर मान लीजिए ये जीन अगर म्यूटेंट होती है तो बीटा थैलेसीमिया होगा, अगर ये दोनों जीन म्यूटेंट होती है तो अल्फा थैलेसीमिया होगा। तो बताओ इसमें ज्यादा चांसेस किसके होंगे, ऑफ कोर्स एक जीन के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या दोनों जीन के, एक जीन के ना। तो ज्यादातर थैलेसीमिया जो तुमको मिलता है वो कौन सा मिलेगा, बीटा थैलेसीमिया। एक और होता है डेल्टा थैलेसीमिया, बट वो बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन पॉपुलेशन में पढ़ते हैं ना 2 अल्फा 2 बीटा होती है, तो कुछ इंडिविजुअल के अंदर यहाँ पे बीटा की जगह डेल्टा भी होती है, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको पढ़ना भी नहीं है। तो यहाँ पे जो बीटा थैलेसीमिया होगा, इस बीटा थैलेसीमिया के अंदर हम बोलेंगे कि बीटा चेन का सिंथेसिस नहीं होगा, एंड यहाँ पे अल्फा चेन अक्यूमुलेट नहीं होगी, अल्फा चेन का अक्यूमुलेशन नहीं होता है। तो फाइनली ये आप नहीं भी याद करोगे ना तब भी चलेगा, ये छोड़ दीजिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ लिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी पेडिग्री के बारे में। ठीक है, अब पेडिग्री का क्या यूज है वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो आप फटाफट आज जो मैंने क्लास पढ़ाई है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, और जेनेटिक्स में ट्राई कीजिएगा बेटा, जितना मैं पढ़ाऊं रोज का रोज कंप्लीट कर लेना, क्योंकि चीजें अगर कंपाइल हो गई तो जेनेटिक्स पूरा मिक्स हो जाएगा, सारे क्वेश्चन एक दूसरे के अंदर मिक्स होने लग गए, फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं एटलीस्ट कम से कम उनको 4 या 5 बार उन क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, भले ही वो आपको याद हो जाए। ऐसा होता है, हम लोग जब फर्स्ट टाइम पेपर सॉल्व करते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमको आ गया ये क्वेश्चन, बट वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो भले ही आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, बट फिर भी आपको उसको प्रैक्टिस करना है 4 से 5 बार। ठीक है, चलो फिर क्लास हम लोग आज की यहाँ पे ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास के ऊपर मैं इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जैसे आज हम लोगों ने हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।